क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले की क्लास में जो क्लास 10th मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए हैं, तो इसके पहले की क्लास में लाइव क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चन कैलकुलेट हो चुके हैं, सॉल्यूशन हो गए हैं। अब 5 के बाद के जो क्वेश्चन है 5 से लेके 10 तक एक दिन में 5-5 क्वेश्चन कवर की जा रही हैं। काफी टाइमिंग है, आराम से हम लोग उतने दिनों में सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो एक दिन में सिर्फ 5 क्वेश्चन कवर की जा रही हैं। तो 5 इसके पहले वाले वीडियोज में अपलोडेड हो चुके हैं। इस वाले वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चन अपलोड होंगे। 5 क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे, क्योंकि ये वह क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सिलेक्टेड है प्योर एनसीईआरटी से हैं। जैसे, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किताबों से देखा गया फौरन उठा के रख दिया गया, नहीं। मॉडल पेपर चेक किया गया है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर चेक किए गए हैं, फिर गेस पेपर चेक किए गए हैं। इन सभी को एक साथ जांच करने के बाद, स्टडी करने के बाद ये नए क्वेश्चन बना के जो आए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान साबित होने वाला क्वेश्चन है ये। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, शालीनता से, सुकून से, कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। आराम से पढ़ते वक्त कलम और कॉपी लेके बैठेंगे। जितने क्वेश्चन कैलकुलेट होते जाएंगे आराम से आप उतारते जाएंगे, ठीक है। इसके पहले वाला जो वीडियोज है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप चाहेंगे तो पीछे वाला जो क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसका आराम से आप वीडियो भी देख लेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। देखेंगे आप, कह रहा दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए पहले हम मान लेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का होगा, क्योंकि वे संख्याएं जो p/q के रूप की होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मान लो अगर मुझे दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मुझे इसका उल्टा मानना पड़ेगा ना, कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप का होगा। अगर ये p/q के सभी रूल्स को सेटिस्फाइड करेगा तो दिस इज द रैशनल नंबर, ये एक परिमेय संख्या होगा। अगर नहीं संतुष्ट करेगा तो फिर अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा ना कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो मुझे उल्टा मानना पड़ेगा कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। यहां माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये इतना मान लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये 3√2 ये p/q के रूप का होगा। क्या बात समझ में आ रही होगी? तो अगर ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप का होगा। समझ में आ रहा है? देखो पहला काम यही करोगे, मान लोगे माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है ना, तो पहले मान लोगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। याद हो रहा है इतना? अगर ये 3√2 एक परिमेय संख्या है तो किसके रूप का होगा? p/q। समझ में आ रहा है? अब देख लो जरा, ये 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो बोलो ये √2 बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे p/3 इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, और ये q पहले से है। अब देखो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो गया, बहुत बड़ा। यहां पे यहां एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ है तुम बताओ। पहला चीज ये कि ये p/3q ये तो एक परिमेय संख्या दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये √2 के समान है, और √2 पहले से अपरिमेय संख्या। जरा एक चीज पे विचार करोगे, मैं ये बोलूं कि हमारे पास ये एक कलम है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। जरा बातों को समझना ध्यान से। मैं बोलूं ये 100 सेंटीमीटर है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 100 सेंटीमीटर है। तुमको डाउट हो क्या ये 100 से भी हो सकता है? तुमने एक स्केल लेके आया, स्केल ऑलरेडी मापक यंत्र है, पहले से वह मापित है, उसको मापना नहीं है।
तो तुमने स्केल लेके आया और लाने के बाद इसके सामने खड़ा किया तो देखा 15 सेमी के बराबर हुआ, तो बोलो इसको 100 मानोगे या 15 मानोगे? 15 क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं ये 100 सेमी है, मैं ये माना हूं कि ये 100 सेमी है, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है 100 सेमी है, मैं ये बोला हूं कि माना ये 100 सेमी है। तुमको डाउट हुआ, तुमने एक स्केल लेके आया और लाने के बाद जब इसको मापा तो कहा ये तो सर 15 सेमी है, तो मैं 100 सेमी माना था वह सही है कि आप एक्चुअल में माप लियो ये 15 सेमी है, वह सही है? कौन सा? मापन वाला सही है। मैंने स्केल से माप लिया क्योंकि स्केल पहले से मापा गया है, तो अगर स्केल पे ये 15 सेमी के बराबर हो रहा है तो इसको 15 सेमी मानोगे। हमारे कहने से ये 500-1000 सेमी नहीं हो जाएगा। ये जितना स्केल ऑलरेडी मापा गया राशि है, स्केल की सारी मेजरमेंट सारा मापन फिक्स है और उससे माप रहे ये 10 सेमी आ रहा है तो ये 10 ही सेमी होगा, हमारे कह देने से 500 सेमी नहीं होगा। ऐसे ही ये P/3Q हम माने हैं कि परिमेय संख्या है, लेकिन जब हम लेके जा रहे हैं इसके बराबर तो ये अपरिमेय संख्या के बराबर हो रहा है, तो क्या मानोगे परिमेय है कि अपरिमेय है? क्योंकि आप पहले से सिद्ध कर चुके हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध हो चुका है अपरिमेय संख्या है। तो यहां माना गया, माना P/Q एक परिमेय संख्या, देखो माना गया ये परिमेय संख्या है, तो P/3Q एक परिमेय संख्या तो है, जैसे माने तो ये कॉलम 100 सेमी है, माने थे हम, लेकिन जब स्केल के पास लेके गया तो ये 10 सेमी के बराबर हुआ, तो इसको 10 सेमी बोलोगे ना। तो ऐसे ही माने हैं कि P/3Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये √2 के बराबर है और पहले से सिद्ध हो चुका है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जब ये अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बातें खत्म। तो लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे कि P/3Q एक परिमेय संख्या है, डाउट है क्या इसमें? P/3Q एक परिमेय संख्या है, परंतु किसके समान है? √2 के, परंतु √2 के समान है। जो कि सिद्ध हो चुका है कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि क्या सिद्ध हो चुका है बाबू? एक अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 3√2 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसको जरा इधर देखना, दिख रहा है कि नहीं? तो यहां क्या लिख दोगे? इसलिए लिख दोगे 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। बस प्रूफ हो गया। बोलो फील आया कि नहीं आया इसका? बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया? माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा, तो 3√2 बराबर लिख देंगे P/Q। 3 इधर गुणा में इधर आ गया तो बाद में तो √2 बराबर हो गया P/3Q। हम देख रहे हैं P/3Q एक परिमेय संख्या है जो कि √2 के समान है, जो कि पहले से सिद्ध हो चुका है कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बोलो फील आया कि नहीं आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में देख लोगे जरा, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी सिमिलर वही काम है। देखो जितने बेहतरीन क्वेश्चन है उतने बेहतरीन ढंग से करो, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। कह रहा है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे ना, क्या मानोगे? तुम ही लोग बताओ क्या माने, पहले क्या माने? हाँ बोलो बोलो, क्या लिखे? माना, हाँ बिल्कुल, 5 - √3 क्या है बाबू?
एक परिमेय संख्या। बस यही काम तो करना है तुम्हें यार, बस ये परिमेय संख्या है। अब आप बोलो, अगर ये 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, तो बोलो किसके रूप का होगा? सेंस लगाओ, पी बाई क्यू के रूप का होगा। तो लिख लोगे 5 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील आ रहा है इतना। अब देखो P बट्टे क्यू इधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में, तो 5 माइनस पी बट्टे क्यू बराबर, ये देखो, और अंडर रूट 3 इधर माइनस में, इधर चला गया तो प्लस में। बोलो क्या बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बात ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, P बाई क्यू को इधर कर दिया, अंडर रूट 3 को इधर कर दिया। क्या फील आया कि नहीं आया? अब क्या देख रहे हो? 5 भी परिमेय संख्या है, P बट्टे क्यू तो पहले से मान चुके हो परिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय संख्या, P बाई क्यू भी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा। इसका मतलब कि जो इधर की क्वांटिटी है वह एक परिमेय संख्या है, परंतु किसके समान है? अंडर रूट 3 के। और पहले से सिद्ध हो चुका है कि अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या। तो बोलो क्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा? अपरिमेय संख्या नहीं होगा? हो गया। तो क्या लिखेंगे? लिखना होगा तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ? लिखना होगा भाषा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 माइनस पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 3 के समान है, जो कि सिद्ध हो चुका है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या लिखेंगे? 5 माइनस पी बट्टे क्यू एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 3 के समान है, जो कि सिद्ध हो चुका है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना सा बात लिख देना है। क्या नहीं हो जाएगा? क्या लिखोगे? ऐसे लिखना होगा तो लिखोगे ये 5 माइनस पी बट्टे क्यू ऐसे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 3 के समान है। जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ये डन, क्लियर? इसमें कोई असुविधा तो है नहीं? एकदम आराम से लगाते चलो, फटाफट सारा आ जाएगा। किसी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। करते चलो। एकदम बेहतरीन ढंग से आराम से लगाते चलो, एकदम सुकून से। कोई बहुत ज्यादा काम इसमें करना नहीं है। चलें आगे, चलें नेक्स्ट। देख लो यहां पे कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जरा गौर करोगे, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चनों में से है। कह रहा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या दिया है बोलोगे? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखो इसका स्टेप याद रखो, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने का कुछ स्टेप्स है जिसे याद रखो। तो सबसे पहले जो भी हमें बहुपद दिया होता है हम उस बहुपद का गुणनखंड करते हैं, और जो भी गुणनखंड प्राप्त होता है हम बारी बारी उसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रखने पर जो x y जो चर राशि के मान मिलते हैं वही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया?
कि किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उस बहुपद का गुणनखंड करते हैं। जो भी गुणनखंड प्राप्त होता है उसे बारी बारी जीरो के बराबर रखते हैं। तो जीरो के बराबर रखने पर जो चर के मान प्राप्त होते हैं वही उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। करो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या चीज है, एक। तो सबसे पहले 10 का गुणा हम 1 में करेंगे। बोलो 10 एकन्ने क्या हो जाएगा, 10। और हम इस 10 का ऐसा गुणनखंड चुनेंगे कि गुणा करें तो 10 हो और उसी को जोड़ दे तो 7 होना चाहिए। गुणा करने पे 10 और जोड़ देने पे 7। तो यहां देख लोगे 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। और इस 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जरूरत पड़ी तो जहां 10 आया होगा वहां 5 गुणे 2 लिख लेंगे और जहां 7 आया होगा वहां 5 प्लस 2 लिख लेंगे। नहीं हो जाएगा? ओके, यहां देख लो, ये आपका हो जाएगा ऐसे एक्स स्क्वायर अब प्लस यहां 7 है। बोलो 7 के जगह पे क्या लिख दोगे, 5 प्लस 2। और ये x है तो लिख लो x अब प्लस ये 10 है, 10 के जगह पे क्या लिख सकते हो, 5 गुणे 2। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जैसे है आप लिख लो एक्स स्क्वायर। और जब ये कोष्टक खोलेंगे तो 5 और 2 दोनों का गुणा किस में होगा, x में होगा। तो पहले 5 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 5x। फिर 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x। और फिर प्लस ये 5 गुणे 2 जैसे है वैसे लिख लो। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब कॉमन लेने की बारी आती है तो देखो कॉमन कैसे हम लेंगे। इन दोनों को एक साथ कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। यही तरीका होता है कॉमन लेने का। बताओ जरा क्यों? अब कॉमन लेने में हम वह राशि देखते हैं जो प्लस के, मान लो ये चिन्ह है, इस चिन्ह के दोनों तरफ जो राशि होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो क्या है, यहां देखते हैं x यहां भी है, x यहां भी है, तो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, x। हम जैसे ही एक x कॉमन लेंगे यहां दोनों जगह से एक एक x खत्म हो जाएगा। तो यहां से x 2 बार है, एक बार निकल गया, एक बार बचा। और यहाँ x 1 बार है, निकल गया, सिर्फ क्या बचा है, 5। फिर प्लस है तो लिख लो प्लस। 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2। तो यहां क्या बच जाएगा आपका x अब प्लस यहां क्या बच जाएगा आपका 5। बोलो क्लियर हो गया? अब इस पूरे में देख लो x प्लस 5 यहां भी है और x प्लस 5 यहां भी है। यहां दोनों जगह x प्लस 5 है तो हम यहां से x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। देखो जैसे ही आप x प्लस 5 कॉमन लोगे यहां दोनों जगह से ये x प्लस 5 खत्म हो गया। तो देखो x प्लस 2 ही बचा है ना, ये बोलो यार। तो x प्लस 2 बच गया तो लिख देंगे यहां x प्लस 2। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं? अब मुझे क्या करना है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है भैया। इस बहुपद का मुझे शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी गुणनखंड मिलता है हम बारी बारी उसे 0 के बराबर रख देते हैं। तो जो चर का मान मिलता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलो क्या करते हैं, बारी बारी जो गुणनखंड मिले हैं इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले क्या मिला है, x प्लस 5, तो पहले लिख देंगे ये x प्लस 5 बराबर 0। तो आप देखो 5 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर मिल गया -5। तो देखो पहला शून्यक हमारा मिल गया -5, ये वाला, ये मिल गया। ठीक, दूसरा निकालना होगा तो ये x प्लस 2 है, हम x प्लस 2 बराबर लिख देंगे 0। तो ये 2 इधर प्लस में इधर चला गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में। दूसरा का शून्यक x बराबर -2 निकल गया ना। अब कह रहा है इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि क्या आप जो शून्यक निकाले हैं ये सही है या गलत है। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए देखो हम वह भी काम करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच ऐसे। तो पहले हम नॉर्मली शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, कितना आ रहा है देख लेंगे। फिर फार्मूले से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। अगर दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे तो सत्य है, नहीं बराबर आएंगे तो सत्य नहीं है। तो निकालेंगे पहले यहां शून्यकों का योगफल। अब
फिर यहां निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ऐसे योगफल और गुणनफल निकालो। योग पहले जो शून्यक निकले होंगे, योगफल का मतलब उनको जोड़ना। तो देखो शून्यक क्या क्या निकले हैं। यहां एक शून्यक आपका क्या है बाबू, -5, और दूसरा का शून्यक क्या है, -2। इनका योगफल कह रहा है तो प्लस कर दो। -5 और -2 मिलके क्या हो जाता है, -7। सिंपल लिख दो। फिर शून्यकों का गुणनफल कह रहा है तो देखो पहला शून्यक क्या मिला है, -5 अगुणे दूसरा शून्य क्या मिला है, -2। आई माइनस से माइनस खत्म, 5 दूनी के कितना हो गया, 10। देखो ये नॉर्मली निकल गया। अब हम फार्मूले के थ्रू निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे शून्यकों के योगफल का और गुणनफल का, देखेंगे क्या -7 और -10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही निकाल दे क्या, यहां जरा कैमरा देखना, यही निकाल देते हैं। जरा फार्मूले के थ्रू निकाले हम। यहां नहीं हो पाएगा इतनी जगह में, 1 मिनट। चलो यहां निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है -x का गुणांक बट्टे होता है x² का गुणांक। क्या निकाले हो ऐसा क्या, ये। अब देखोगे यहां माइनस है तो लिख दो माइनस, और x का गुणांक क्या है, तो देखो यहां x के साथ गुणा में क्या लिखा है, 7, तो लिख दो 7। और नीचे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 1, तो लिख दो 1। -7 में 1 से भाग देंगे, मिल जाएगा -7। देखो पहले भी शून्यकों का योगफल -7 आया था, और इसमें भी फार्मूले में भी शून्यकों का योगफल -7 ही आया। नॉर्मली योगफल ज्ञात किए तो भी -7, सूत्र लगा के ज्ञात कीजिए तो भी -7, इसका मतलब बराबर सही। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहां निकालो शून्यकों का गुणनफल। देखो शून्यकों के गुणनफल का क्या फार्मूला होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला अचर पद बट्टे x² का गुणांक। ये अचर पद बट्टे x² का गुणांक। इसमें अचर पद क्या दे दिया है बाबू, 10, और x² का गुणांक क्या है, 1। 10 में 1 से भाग देंगे 10। देखो गुणनफल पहले भी 10, अब भी क्या है, 10। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। डन, क्या बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे भी हो जाएगा, ठीक लगाया, वैसे भी चलेगा, ठीक है। एकदम आसान है भाई, इसमें कोई दम नहीं है, आराम आराम से बस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई डाउट नहीं आएगा। कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे है 9वां। कह रहा है, ये बहुपद के सब सवाल है, कह रहा बहुपद x² - 3 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम जस्ट इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसी बेस पे ये भी है। तो कैसे निकालोगे ये x²? तो मैं बोला हूं जब भी कोई आपको बहुपद मिले पहली काम आपका ये है कि उस बहुपद का गुणनखंड करेंगे, और जो भी गुणनखंड प्राप्त होगा उसको बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे, तो जो भी चर का मान मिलेगा वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो पहला काम ये भी होगा, जब भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कहेगा, हम पहला काम ये करेंगे कि उस बहुपद का गुणनखंड करेंगे। पहला काम गुणनखंड करेंगे। दूसरा काम, जो गुणनखंड मिलेगा उसको 0 के बराबर रखेंगे। तीसरा काम क्या देखेंगे, जो चर का मान मिलेगा वही बहुपद का शून्यक होगा। ठीक, चलो गुणनखंड करो। पहले ये x² - 3 है, ठीक। एक काम करो, गुणनखंड करने के लिए x² - 3 को क्या √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
क्योंकि कोई भी राशि अगर रूट में लिख के वर्क की जाती है तो रूट खत्म हो जाता है, फिर से वही वाला क्वांटिटी मिल जाएगा। अब देखो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और मैथ में पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के आधार पे हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये सूत्र हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस करणी में 3 और दूसरे कोष्टक में x माइनस करणी में 3। देखो इस बहुपद का गुणनखंड हो गया, गुणनखंड आ गया गुणनखंड। अब मैं देखो शून्य ज्ञात करने के लिए मैं अभी क्या बोला हूं, जो भी गुणनखंड मिलेगा बारी बारी उसको 0 के बराबर रख देंगे, शून्यक निकल जाएगा। यहां लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम बारी बारी इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। इधर दिख रहा है ना, तो पहले ये x प्लस करणी में 3, ये x प्लस करणी में 3 बराबर हो जाएगा 0। ये करणी में 3 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर हो गया -√3। पहला शून्य निकल गया, पहला। दूसरा, ये पहला बराबर 0 हो गया, अब ये दूसरा बचा है ना, तो अब इतना बराबर रखेंगे 0। अब दूसरा का x माइनस करणी में 3 बराबर क्या लिख देंगे 0। अब ये करणी में 3 इधर माइनस में इधर चला गया तो प्लस में, तो x बराबर हो गया करणी में 3। ये हो गया, दोनों शून्य निकल गया। अब इनका योगफल गुणनफल निकालेंगे ना, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। यहां निकालेंगे पहले नॉर्मली शून्यकों का योगफल, साधारणतया जैसे निकालते हैं। यहां निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, तब जाके फार्मूला लगा के निकालेंगे। क्योंकि सत्यता की जांच करने हैं। हाँ, बहुत खुश होना तो यहां लिख लेना, यहाँ पे सत्यता की जांच आप लिख लेना, उसके बाद करना चलेगा, ठीक। अब देखो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यक आपका क्या निकला है माइनस करणी में 3, और दूसरा शून्य क्या निकला है प्लस करणी में 3। इन दोनों को जोड़ो, माइनस करणी में 3 प्लस करणी में 3 मिलके क्या हो गया 0। अब शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, पहला शून्य क्या मिला है माइनस करणी में 3 गुणे, दूसरा शून्य क्या मिला है प्लस करणी में 3, गुणनफल कह रहा है गुणा करो, माइनस करणी में 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 हो गया, खत्म। अब फार्मूला लगा के निकालो, फार्मूला। यहां जरा गौर करना भाई, देखना दिखना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। देखो शून्यकों का योगफल बराबर क्या फार्मूला लगा रखे थे, बताओ जरा क्या फार्मूला बताए थे शून्यकों का योगफल का, बताओ तो। हाँ, माइनस x का गुणांक बोलो, और बट्टे क्या बताए थे x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक। बोलो भैया अकेले कहीं x इसमें है क्या, नहीं, x स्क्वायर है, x नहीं है, तो जब x नहीं है तो उसका गुणांक 0, और x स्क्वायर का गुणांक भाई साहब कुछ नहीं है, या तो क्या है 1 हो गया, 1 0 में 1 से भाग देंगे 0। पहले भी योगफल 0 आया था और फार्मूले से भी योगफल क्या आ गया 0। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहां निकालो। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला बताया, बोलोगे अचर पद बट्टे, अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये
अब देखो इसमें अचर पद क्या है, जिसके साथ कोई चर राशि नहीं हो यार, वही अचर पद होता है। तो यहां बोलो -3 के साथ नहीं है तो अचर पद हो जाएगा -3 और x स्क्वायर का गुणांक हो गया 1, -3 में 1 से भाग देंगे -3। देखो ये भी -3 ये भी -3 बराबर आ गया ना, सत्यता की जांच भी हो गया। देख लो सत्यता की जांच भी हो गया है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम आराम आराम से। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो तुम्हारे सामने रखे गए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चले हो गया, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो ये है 10वां, कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। चलो भाई ये इससे पहले तुम्हें रिवीजन करते वक्त ये बताए थे कि अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया हो ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे बहुपद दिया हो, या गौर करो देखो दिख रहा है या नहीं भाई, ये बहुपद दिया हो और इस बहुपद के आपके दो शून्यक, एक अल्फा और दूसरा क्या दे दिया हो बीटा। इस बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा और दूसरा क्या दे दिया हो बीटा। तो हम इससे पहले की क्लास में निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/, होता है a ये, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, ये होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a और c/a। देखो क्या इसमें चीजें तुम्हें देखा, जो फार्मूला लिखे हैं इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे तुम, क्या इससे पता लगाओगे? इससे ये चीजें हम कंफर्म करेंगे कि सर बहुपद दिया रह रहा है तो हम उससे शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल ले रहे हैं। जरा गौर करना जो मैं बातें बोल रहा हूं। सर बहुपद दिया है तो हम इसकी सहायता से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल ले रहे हैं। तो अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दे तो क्या हम बहुपद नहीं निकाल लेंगे? निकल जाए। तो इसी क्वेश्चन में वही दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो ये फाइंड करने हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, ठीक, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। शून्यकों का योग, शून्यकों के योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से। किससे लिखते हैं बाबू? अल्फा प्लस बीटा से। और इसका मान आपको दे रखा है -3। और शून्यकों के गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और इसका मान दे रखा है 2, ऐसे दे रखा है। और हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फार्मूला बनता है हमारा, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला बनता है c/a। सर यहां भी a का मान कुछ नहीं है, यहां भी a का मान कुछ नहीं है, तो बस a का मान, यहां कुछ नहीं है तो 1, यहां भी कुछ नहीं है तो क्या चीज है 1, ठीक। सर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है, सर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया है, तब तो निकल जाएगा ना, काम हो जाना चाहिए। हाँ। अब क्या काम बनाने के लिए चाहिए आपको, अगर a, b और c का मान निकल जाए तो a, b और c के जगह पे रख दोगे तो एक बहुपद मिल जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि इससे तुम्हें a, b, c का मान निकालना है, जो कि सामने दिख रहा है। सामने सामने तुलना कर लो, सामने सामने तुलना करो। देखो भैया a के जगह पे यहाँ 1 है तो यहाँ भी a के जगह पे 1 है, तो a बराबर हो गया 1। यहां -b की जगह पे -3 है तो -b बराबर लिख लो -3, सारा मर जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 3, a बराबर है 1 और c बराबर मिल गया 2। देखो a, b, c का मान निकल गया, तो यहां पे निकाल लेंगे बहुपद, तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद। क्या है आपका द्विघात बहुपद? यही है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही आपका बहुपद है। इसमें ए बी सी आया है, ए बी सी का मान वो उठा के भर दो, आंसर आ गया। कैसा? तो बोलो यहां ए है, ए का मान क्या दे दिया 1, तो लिख लो 1, ये एक्स स्क्वायर है करो, प्लस यहां बी है, बी के जगह पे क्या दे दिया 3, तो बी का मान लिख लो 3, यहां एक्स है तो लिख लो। और यहां सी है, सी का मान क्या दे दिया है 2, तो सी के जगह पे रख लो 2, आंसर हो गया। बहुपद आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ओके, ठीक है। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गया। हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो लेंथी नहीं होगा, कम टाइम में बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सॉल्यूशन, बेहतरीन कंसेप्ट मिल जाएगा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आराम से 24 तारीख आते आते कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, इसलिए हमारे चैनल पे नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।